नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार पांडे सभी छात्र छात्राओं का इतिहास ज्ञान सीरीज के भाग 2 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता भी है कि इसके पहले हमने इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा, इतिहास शब्द का अर्थ के संबंध में विस्तार से बात की है। और जिन छात्र छात्राओं ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उसको एक बार अध्ययन कर लें और कुछ किताबों से भी पढ़कर अपने ज्ञान की वृद्धि कर लें। आज हम इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। वास्तव में इतिहास की उत्पत्ति कब से है, ऐसा प्रश्न आपके मन में भी उठता होगा। उठना भी चाहिए, क्योंकि इतिहास का जन्म या इतिहास की उत्पत्ति उसी समय से है जब से इस पृथ्वी का निर्माण होना शुरू हुआ। इस पृथ्वी पर मनुष्य ने जन्म लिया, मनुष्य के विकास का क्रम क्या है, यह सभी इतिहास के अंतर्गत आता है और इतिहास की उत्पत्ति भी उसी समय से मानी जाती। तो आज हम इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन अवधारणाओं के संबंध में चर्चा करेंगे कि इतिहास लेखन की पाश्चात्य विचारधारा क्या है, इतिहास लेखन की भारतीय अवधारणा, भारतीय विचारधारा क्या है, इतिहास लेखन में भारतीयों पर किस प्रकार विदेशी इतिहासकारों विद्वानों द्वारा आक्षेप लगाए गए हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप सभी छात्र स्लाइड में देख रहे हैं कि कथात्मक इतिहास, तो इतिहास लेखन की जो पाश्चात्य विचारधारा है, तो उसमें पहला क्या है, कथात्मक इतिहास। आप सबको पता ही होगा कि इतिहास के जनक हेरोडोटस थे। तो हेरोडोटस ने इतिहास लिखने के समय इतिहास को सरल सुबोध बनाने के लिए कहानियों और आख्यानों का सहारा लिया था। इसलिए ऐसा लिखा गया इतिहास जिसमें कहानियों का प्रयोग किया गया, वो कथात्मक इतिहास कहलाया गया। थ्यूसिडाइसिस लगभग 411 ईसा पूर्व में इतिहास लेखन में शिक्षात्मक पहलू को ज्यादा बल दिया, ज्यादा महत्व दिया। इसी कारण थ्यूसिडाइसिस द्वारा शिक्षात्मक इतिहास का लेखन का प्रतिपादन किया गया। 19वीं शताब्दी में जर्मन इतिहासकार रांके, उन्होंने सामान्य इतिहास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको सामान्य दृष्टिकोण भी कहा जाता है। तो सामान्य इतिहास में क्या है, सामान्य इतिहास में इतिहास को वैज्ञानिक आधार देने के लिए, उसमें वैज्ञानिकता लेने के लिए और क्रमबद्ध विवरण के लिए रांके ने जो दृष्टिकोण दिया उसे सामान्य दृष्टिकोण के अंतर्गत कहा जाता है, लिखा जाता है। इसके बाद आप स्लाइड में देख रहे हैं कि बेनेडिक्ट क्रोचे, ये इटली के दार्शनिक थे। इन्होंने, इनकी जो पुस्तक थी इतिहास इसका सिद्धांत तथा व्यवहार, में इन्होंने आदर्शवादी सिद्धांत की व्याख्या की। कालिंगवुड इतिहासकार थे, उन्होंने अपनी पुस्तक द आइडिया ऑफ हिस्ट्री में क्रोचे के समान ही आदर्शवादी इतिहास का प्रतिपादन किया। किंतु इस आदर्शवादी इतिहास के जो प्रतिपादक थे वो किसको माना जाता है, विस्तार से उन्होंने हिंगले हिंगले विस्तार से इसका प्रतिपादन किया और इसको व्यवस्थित करने में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। कार्ल मार्क्स द्वारा
भौतिकवादी सिद्धांत की स्थापना की गई। कार्ल मार्क्स का कहना था कि इतिहास आर्थिक वर्गों का संघर्ष है। आर्थिक वर्ग उच्च वर्ग भी हो सकता है और निम्न वर्ग भी होता है, अमीर और गरीबों के बीच संघर्ष। अंततः इस संघर्ष में सर्वहारा वर्ग की विजय होती है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी संकल्पना प्रस्तुत की। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह पाश्चात्य विचारधारा और विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें इतिहास के लेखन का अलग अलग क्रम विवरण प्राप्त होता है। पहले कथात्मक इतिहास था, फिर उसके बाद शिक्षात्मक इतिहास आया। शिक्षात्मक इतिहास के बाद उसमें वैज्ञानिकता लाने के लिए रांग के द्वारा सामान्य सिद्धांत दिया गया। उसके बाद आदर्शात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन बेनिडिक्ट क्रोचे द्वारा किया गया। कॉलिंगवुड ने भी आदर्शात्मक दृष्टिकोण ही अपनाया, लेकिन इसके प्रमुख प्रतिपादक हिंगले महोदय थे। और इसके बाद भौतिकवादी संकल्पना कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत की गई। यहाँ पर हम इस स्लाइड के माध्यम से भारतीय इतिहास दर्शन और भारतीय इतिहास लेखन के बारे में हम सभी छात्रों से चर्चा करेंगे। वास्तव में विद्वान, लगभग सभी विद्वान कुछ बातों पर तो एकीकृत हैं कि भारतीय जो इतिहास लेखन सामग्री है वह श्रृंखलाबद्ध नहीं है। उसमें तिथि क्रम का भी अभाव प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्राप्त होता। किंतु यह कहना कि प्राचीन भारतीय विचारक हमारे ऋषि मुनि, चिंतक, दार्शनिक, उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं था या इतिहास के ज्ञान से वंचित थे, ऐसा कहना अन्यथा सर्वथा उचित नहीं है। कई विदेशी इतिहासकार जैसे फ्लीट महोदय, मैक्स मूलर, लोएस डिंगसन, वी.ए. स्मिथ, एल्फिंस्टन जैसे इतिहासकार ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि भारतीय विचारक या भारतीय चिंतकों को इतिहास का ज्ञान नहीं था। जैसा आप स्लाइड में भी देख रहे हैं कि अर्थवेद में सर्वप्रथम इतिहास का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इतिहास पुराणाम च पंचवेदो उच्चे, अर्थात छंदोग्य उपनिषद में इतिहास को पांचवा वेद भी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में ज्ञान के इस विधा को इतिहास वेद कहा जाता है। और आज के आधुनिक शोध करने पर उन ग्रंथों में, उन प्राचीन ग्रंथों में वर्णित जो वंश और सम्राट हैं उनकी ऐतिहासिकता भी प्रमाणित हो चुकी है। तो अन्य ग्रंथों, वैज्ञानिक शोधों से उनके समय का भी ज्ञान हो चुका है। इस प्रकार यह कहना उचित नहीं है कि भारतीय दार्शनिकों को इतिहास का ज्ञान नहीं था। इतिहास लेखन के लिए भारतीयों दार्शनिक, भारतीय संत ऋषि जो थे, उनकी लेखन को हम अलग अलग भागों में वर्णित कर इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि भारतीयों में इतिहास लेखन का विशाल ज्ञान था और इतिहास लेखन के रूप में, प्राचीन ग्रंथों के रूप में इतिहास लेखन के लिए बहुत ही विशाल और समृद्ध ऐतिहासिक लेखन सामग्री हमारे बीच आज उपलब्ध है। बीच में बहुत सारे विदेशी आक्रमणों और अन्य कई कारणों से, प्राकृतिक आपदाओं से भी ऐसी लेखन सामग्रियां निश्चित रूप से विलुप्त होती गई। किंतु आज जो हमें उपलब्ध साधन के रूप में प्राप्त हैं ऐतिहासिक सामग्रियां, उनमें हम इतिहास लेखन का वर्गीकरण
करते हैं। कथाओं के रूप में इतिहास लेखन की सामग्री प्राप्त होती है। शासनवंशी प्रालेखों के रूप में इतिहास सामग्री हमें प्राप्त होती है। ठीक, कथा नायकों के जीवन चरित्र के रूप में हमें इतिहास लेखन सामग्री प्राप्त होती है, और इतिवृत्ति के रूप में हमें इतिहास लेखन सामग्रियां प्राप्त होती हैं। यहाँ इतिवृत्ति क्या है? इतिवृत्ति जो पहले से होता आया है उसी को हम इतिवृत्ति कहते हैं। तो इसमें पुराण भी हैं, हमारे नराशंसी भी हैं। पुराणों में पुराणों के बारे में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, किंतु जो कथाएं, शासनवंशी प्रालेख, ठीक, कथा नायकों के जीवन चरित्र प्राप्त हुए हैं, वह हमें गाथा के रूप में, नराशंसी के रूप में, आख्यान के रूप में और पुराण के रूप में प्राप्त होते हैं, जो हमें पूर्व वैदिक काल से ही प्राप्त होते हैं। इसके स्पष्ट प्रमाण भी हमें। नराशंसी क्या है? नराशंसी का अर्थ नरों की प्रशंसा है, नरों का गौरव, नायकों की गौरव गाथाएं, ऋषियों की गौरव गाथाएं, उनसे भी हमें ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्रोत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैं। आख्यान, आख्यान का उद्भव वैदिक काल में ही हो चुका था। आख्यान का अर्थ ऐतिहासिक वर्णन होता है। शतपथ ब्राह्मण में आख्यान को ही इतिहास कहा गया है। सर्वप्रथम अर्थवेद, तत्पश्चात ब्राह्मणों में इतिहास की इस परंपरा का उल्लेख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी प्राचीन जो हमारे ग्रंथ हैं, वह इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में आज भी विद्यमान है। आमतौर पर जो कथा नायकों के जीवन चरित्र से संबंधी जो भी लेख हमें प्राप्त होते हैं, जैसे बाणभट्ट की हर्षचरित, उसमें भी चरित्र के रूप में प्राप्त होती है। वाकपति राज द्वारा लिखित गौड़वाहो, बिल्हण द्वारा विक्रमानदेव चरित्र और कल्हण की राजचरित, राजतरंगिणी, यह उत्कृष्ट राजतरंगिणी तो उत्कृष्ट ऐतिहासिक सामग्री प्रदान करती है। फिर और इन चरितों में भी हमें ऐतिहासिक तथ्य और ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। भवभूति द्वारा उत्तर रामचरित और महावीर चरित में भी हमें तत्कालीन समय की ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। पदम गुप्त द्वारा लिखित नव ससांग चरित, पदम गुप्त 1005 ईस्वी में उन्होंने नव ससांक चरित्र लिखा था, जिसमें लेखक ने एक पौराणिक कथानक के परिवेश में मालवा के सिंधुराज नव ससांक का इतिहास देने का प्रयास किया। सिंधुराज राजा थे, उनके इतिहास देने का प्रयास किया। इस प्रकार हम देखते हैं वैदिक काल में हम सूत पढ़ेंगे। सूत कौन थे? सूत राजाओं और पुरोहितों की वंशों की वंशावलियों को लिखने और उनको सुरक्षित रखने का कार्य करते थे। हम जो वैदिक काल में हम प्रशासनिक व्यवस्था में सूतों का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार हमें प्राचीन सामग्रियां, प्राचीन ऐतिहासिक तथ्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। ठीक, इतिहासकार आर.एन. दंडेकर ने अपने ग्रंथ द स्पिरिट ऑफ हिंदुइज्म में लिखा है कि ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक और आर्यों का आदि ग्रंथ होने के साथ साथ उस समय का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। कौटिल्य ने कहा है कि इतिहास एक विषय न होकर यह महाविषय है। महाविषय क्यों कहा? उनके अनुसार इसके अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, उदाहरण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल शास्त्र, इन सब का अध्ययन या किया जाता था। इतिहासकार E.H. कार ने
इतिहास को अतीत और वर्तमान के बीच कभी न चुभने वाला संवाद कहा है। यह उन्होंने महाभारत ग्रंथ के आधार पर इस तथ्य को रखने का प्रयास किया। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि हमारे भारतीय विचारक, भारतीय दार्शनिकों को इतिहास का निश्चित रूप से ज्ञान था, बोध था। इतिहास लेखन उन्होंने किया। कुछ समय संबंधी त्रुटियां उन ग्रंथों में जरूर हैं, समय का विवरण स्पष्ट तौर पर नहीं है, किंतु आज उन ऐतिहासिक स्थानों की कार्बन डेटिंग पद्धति, अन्य पद्धतियों से, वैज्ञानिक पद्धतियों से हम उसकी तिथि का निर्धारण भी कर सकते हैं। तो अब इसके अतिरिक्त भारतीय इतिहास का स्वरूप, भारतीय इतिहास का क्षेत्र, इन और भारतीय इतिहास का महत्व, इसके बारे में भी हम अगली कक्षाओं में चढ़ेंगे कि इतिहास का वास्तव में महत्व क्या है। महत्व के बारे में मैं यहाँ कुछ चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि इतिहास के ज्ञान से, इतिहास के किस प्रकार एक समाज के ऐतिहासिक गौरव का ज्ञान होता है। किसी ने कहा है कि किसी सभ्यता और संस्कृति को समाप्त करना हो तो उसके ऐतिहासिक गौरव को समाप्त किया जाए। तो विभिन्न प्रकार के औपनिवेशिक आक्रमण, विदेशी आक्रमण होने के कारण, धार्मिक सांस्कृतिक आक्रमण होने के कारण हमारा जो ऐतिहासिक गौरव था, ऐतिहासिक विरासत थी, उसको भिन्न भिन्न समय में समाप्त करने का प्रयास किया गया है। तो इतिहास के ज्ञान से, इतिहास के अध्ययन से हमें व्यक्तित्व का विकास भी होता है। वर्तमान और भविष्य को समझने लायक हम बनते हैं। भिन्न भिन्न घटनाओं से हम आने वाले समय के बारे में हम अत्यधिक तौर पर सचेत हो जाते हैं। जैसे आप सबको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो परमाणु बम गिरा था, उसकी विभीषिका को याद करके आज सभी देश परमाणु बम होने के बाद भी उसका प्रयोग करने से कतराते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इतिहास में उसकी विभीषिका का ज्ञान आज सभी को है। उनको पता है कि किस प्रकार एक परमाणु बम से उस क्षेत्र, उस देश की, उस जगह की संस्कृति, सभ्यता, पर्यावरण समाप्त होगी और कि उसका प्रभाव भी उन पर भी पड़ेगा जिन्होंने इसका परमाणु बम का प्रयोग किया है। तो उसकी विभीषिका का ज्ञान है। तो उसको किस कारण से है? इतिहास के कारण से। जब इतिहास का अध्ययन करेगा, इतिहास के महत्व के अंतर्गत ही आएगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का जागरण इतिहास के अध्ययन से होता है। राष्ट्र भक्ति की भावना का जागरण इतिहास से होता है। सभ्यता के क्रमिक विकास का वर्णन भी इतिहास के अंतर्गत होता है। मानव पृथ्वी के निर्माण से लेकर मानव के उद्विकास तक, विकसित मानव के उद्विकास तक, होमो सेपियंस, और आज के आधुनिक मानव के विकास तक का संपूर्ण अध्ययन इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, इतिहास का अध्ययन करने से नैतिक आचरण के सृजन में भी सहायक होता है। और इतिहास का जो क्षेत्र है वह कोई सीमा पर आधारित नहीं है। लगभग सभी विषय और सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इतिहास का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, क्योंकि इतिहास का संबंध मानव से है और मानव का संबंध ही शुरू, आरंभ काल से चला आ रहा है। इतिहास में हम भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है। सभी को इसका अध्ययन करना चाहिए। अब यह वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है, यहीं पर हम
विराम देते हुए संदर्भ ग्रंथ सूची की ओर चलेंगे। इस प्रकार सभी छात्र आप स्लाइड में देख रहे हैं कि जो संदर्भ ग्रंथ सूची है, इसमें 6 किताबों का नाम दिया गया है। इन किताबों को आप अपने घर में रखें और इन किताबों का अध्ययन करें। इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इतिहास दर्शन, इतिहास की परिभाषा, इतिहास का अर्थ, इन सब चीजों के पढ़ने और समझने के ज्ञान में भी आपकी वृद्धि होगी। पिछले वीडियो में कई सारे छात्रों ने कुछ प्रश्न किए हैं, तो मैं सोचता हूं कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी हम इस वीडियो के आखिरी में जरूर देंगे। उससे संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको मैं वीडियो के माध्यम से ही आपको, ऑडियो के माध्यम से आपको बोलूंगा और आप सभी छात्र इसको किताब में लिखने का प्रयास करेंगे। आज हम रामायण से संबंधी कुछ और पुराण से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं। रामायण मुख्य रूप से 7 कांडों में विभाजित है, जिसके रचयिता वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है और रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। रामायण मूलतः 6000 श्लोक थे, किंतु गुप्त काल में यह बढ़कर 24,000 श्लोक इसके हो गए। इसी 24,000 श्लोक होने के कारण इसको चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहा गया। चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहा गया है। उत्तरकांड बाद में गुप्त काल में जोड़ा गया है। रामायण में यवनों और शकों के संघर्ष का भी वर्णन प्राप्त होता है। किंतु रामायण संबंधी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और रामायण का अनुवाद अन्य भाषाओं में किसने किया, कब किया, इससे संबंधित है, तो उनको आप लिखने का प्रयास करेंगे। कि प्राकृत में जैन रामायण का जो जैन संस्करण है, विमल सूरी कृति है, जो पौमचर्यु है। पौमचर्यु के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें रावण को हारे हुए नायक के रूप में दिखाया गया है, जिसको कौन मारता है, लक्ष्मण के द्वारा मारा जाता है। इसमें राम को अहिंसा जैसी जैन की महत्वपूर्ण परंपरा के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया है। पाली भाषा में दशरथ जातक, जो बौद्ध संस्करण है, अनुवाद किया गया है। सर्वप्रथम रामायण का अनुवाद तमिल भाषा में हुआ, जो कम्मन ऋषि द्वारा 12वीं शताब्दी में रामावतारम या ई रामावतार के नाम से किया गया है। मलयालम में थुट्टुचंद रामानुजम द्वारा अध्यात्म रामायण के रूप में किया गया है। कन्नड़ भाषा में कुमार वाल्मीकि द्वारा तुराने रामायण के रूप में 16वीं शताब्दी में किया गया है। तेलुगु भाषा में 13वीं शताब्दी में बुद्धिराज रेड्डी द्वारा रंगनाथ रामायण के रूप में अनुवाद किया गया है। तेलुगु भाषा में ही 14वीं शताब्दी में हुल्लकी भास्कर द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। बंगाली भाषा में कृत्तिवास द्वारा बंगाल की बाइबिल के रूप में 15वीं शताब्दी में इसका अनुवाद किया गया है। असमी भाषा में 14वीं शताब्दी में माधव कंदाली द्वारा रामायण का अनुवाद किया गया है। मराठी भाषा में संत एकनाथ द्वारा 16वीं शताब्दी में भावार्थ रामायण के रूप में अनुवाद किया गया है। हिंदी में रामचरितमानस, जो अवधी में है, 16वीं शताब्दी में तुलसीदास द्वारा किया गया है। फारसी में अकबर द्वारा अकबर के समय बदायूं द्वारा और शाहजहां के समय इब्न हरकरण द्वारा फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद किया गया। इस प्रकार रामायण संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पुराण के बारे में भी कुछ लिख लीजिए महत्वपूर्ण। पुराण शब्द का अर्थ होता है प्राचीन। इसके रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों का जो रचना है वह वेदों के बाद, चारों वेदों के बाद हुआ है। पुराणों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य एक यह भी है कि पार्टीजर नामक विद्वान द्वारा
एंसेंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में पुराणों के ऐतिहासिक तथ्यों को उल्लेख किया गया। इनकी एक अन्य पुस्तक है डायनेस्टी ऑफ द कली एज, इसको भी आप लिख लीजिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्राचीन और प्रामाणिक है। इसमें वास्तुशास्त्र और प्राचीन आर्यों और ब्रह्मक्षत्र परंपरा का उल्लेख प्राप्त हुआ है। मत्स्य पुराण और वायु पुराण को इनके रचयिताओं द्वारा पुरातन इतिहास की संज्ञा दी गई है। ब्रह्म पुराण को आदि पुराण के रूप में मान्यता दी गई है। विष्णु पुराण का सर्वाधिक मूल पाठ जो है सर्वाधिक सुरक्षित रूप से प्राप्त हुआ है। इसका वर्णन पौराणिक पंच सिद्धांत के रूप में किया गया है। सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण भागवत महापुराण है। इसमें कपिल और बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है। मार्कंडेय पुराण जो वर्णात्मक शैली में लिखा गया है, इसमें वैदिक देवताओं इंद्र, अग्नि और सूर्य की महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। अग्नि महापुराण और भविष्य पुराण को विश्वकोश का भी दर्जा प्राप्त है। अग्नि महापुराण में शिव के मानव लिंग रूप और दुर्गा देवी शक्तियों के अवतारों और गणेश पूजा का विस्तार से उल्लेख है। भविष्य पुराण में चतुर्वर्णों के कर्तव्यों की चर्चा महत्वपूर्ण रूप से की गई है। वायु पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण और शिव पुराण को सम्मिलित रूप से शैव पुराण कहा गया है। तो पुराण के संबंध में कुछ ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इन सभी तथ्यों को आप लिखिए और अगली स्लाइड में मानव उद्विकास और सिंधु सभ्यता संबंधी आपकी शंकाओं को समाधान करने के लिए मैं उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद।